आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। एसक्यूएल देखो, डेटाबेस के लिए एसक्यूएल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें एसक्यूएल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये एक जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वैसे ही ये एक लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ये एक डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम इसमें कई सारी कमांड्स पढ़ेंगे और उन कमांड्स का यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। मतलब डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब है टेबल्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों का मेन टॉपिक है आपके कोर्स का वो है माई एसक्यूएल। लेकिन माई एसक्यूएल को जानने से पहले एसक्यूएल के बारे में जानना ज़रूरी है कि एसक्यूएल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे आप लोग कि माई एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, देखो structured query language is a language that enables you to create and operate on the relational databases which are set of related information stored in the table. The database word is become increasingly integrated, and this lead to a clamor of a standard language that can be used to operate in many different kind of computer environment. The SQL has proved to be a standard language that is allow user to learn one set of command and is used to create, retrieve, alter, transform information regardless of the whether they are work on PC, a workstation, a mini और a mainframe। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसका मतलब आपको समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है क्या। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तरह की ऐसी डेटाबेस लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने में। ठीक है, और ये जो माई एसक्यूएल है ये एक सॉफ्टवेयर है। ये हमारा माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक कॉमन लैंग्वेज है डेटाबेस को क्रिएट करने की। ठीक है, अगर हम MS एक्सेस की बात करें तो MS एक्सेस में जो टेबल्स क्रिएट होती थी वो आपने ऑप्शंस के थ्रू क्रिएट की थी। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, वो ऑप्शंस, उसमें ऑप्शन बने होते थे, उसमें व्यूज़ होते थे, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू, उसमें टेबल क्रिएट हो जाती थी। लेकिन उसमें भी एक क्वेरी डिज़ाइन व्यू भी होता है जो कि क्लास 8 में नहीं बताया जाता था, जो कि जो क्लास 10th में अगर जो जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होगा उन्होंने पढ़ा होगा कि उसमें कमांड्स के थ्रू बताते थे कि किस तरीके से टेबल्स क्रिएट करनी। तो वो कमांड भी हमारी एसक्यूएल कमांड्स ही होती थी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसका यूज़ डिफरेंट सॉफ्टवेयर में किया जाता है। MS एक्सेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, माई एसक्यूएल में भी इसका यूज़ किया जाता है और एसक्यूएल सर्वर में भी यूज़ किया जाता है। और ओरेकल जैसे डेटाबेस हैं उनमें मुझे कंफर्म नहीं है कि उनमें एसक्यूएल का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनके भी अलग अलग वर्जन है, तो किसी ना किसी में एसक्यूएल का यूज़ उसमें भी होता है। ओरेकल 10G करके एक होता है, वो था, मतलब मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था, तो उसमें एसक्यूएल का यूज़ किया जाता था। मतलब देखो ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन माई एसक्यूएल में जो हम क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए, वो जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब ये एक तरह की आप कह सकते हैं डेटाबेस लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, हालांकि प्रोग्रामिंग में भी कहीं कहीं पे इसका यूज़ इसलिए हो जाता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डेटाबेस को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एसक्यूएल की कमांड्स का यूज़ होता है। आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे जहाँ पाइथन इंटरफेस विद एसक्यूएल करके एक चैप्टर आएगा, वहाँ पर एसक्यूएल का यूज़ भी होगा और पाइथन का भी यूज़ होगा। पाइथन का यूज़ करते हुए एसक्यूएल से कैसे लिंकिंग करते हैं ये चीज़ उसमें बताई जाएगी। वो लेकिन आगे की चीज़ है, वो तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये है कि मतलब ये एक टाइप की लैंग्वेज है, जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनमें सिंटैक्स होते हैं, उसमें इसमें भी सिंटैक्स होते हैं। इंग्लिश वर्ड्स मिलते जुलते सिंटैक्स होते हैं और इन सिंटैक्स का यूज़ करके टेबल को क्रिएट किया जाता है। जब हम माई एसक्यूएल ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद उसमें हमको अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड लिखी जाती है। तो जो भी कमांड्स होती हैं, जितनी भी कमांड्स उसमें होती हैं, वो सब कुछ हमारी इसी लैंग्वेज में डिज़ाइन होती हैं। ठीक है, और माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल तो भाई सीधी बात मैंने आप लोगों को बताई कि माई एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है।
जिसमें एसक्यूएल का यूज़ करके टेबल क्रिएट करते हैं। मेनली आपको पढ़ना माईएसक्यूएल के ही बारे में है। माईएसक्यूएल का इंटरफेस देखना है, किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसमें कमांड्स को यूज़ करके उसमें सारी चीज़ें की जाती है। तो वो सारा कुछ इस तरह कौन कौन सी कमांड यूज़ करके किस तरह से क्या क्या किया जाता है, वो सब कुछ आपको उसमें देखना होता है। लेकिन उसको जानने से पहले एसक्यूएल और माईएसक्यूएल को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एसक्यूएल माईएसक्यूएल को आप नहीं जानेंगे तो आगे कमांड्स किस तरह से यूज़ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर इसकी अपनी कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं, मतलब कि जो अलग अलग टेबल्स पे इनकी वर्किंग है वो सभी चीज़ें भी आती हैं, और किस तरीके से कहाँ पे कैसे वर्क होता है, तो वो सब कुछ होता है। और इसको यूज़ करने के पीछे भी बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले माईएसक्यूएल के बारे में बताते हैं। द की रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अ डेटाबेस सर्वर इज अ की टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इन जनरल अ सर्वर मस्ट रिलायबल मैनेज और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट सो दैट मैनी यूज़र कैन करंटली एक्सेस द सेम डेटा। मतलब ये कहने का यहाँ पे लैंग्वेज खाली इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ जिससे थोड़ी सी आपको चीज़ें बुक की रेफरेंस से क्लियर हो कि ये एक लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। और ये मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट का मतलब है कि ये अलग अलग कई सारे इन्वायरमेंट में कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम एसक्यूएल को यूज़ करके काम कर सकते हैं। एसक्यूएल के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे इसका सर्वर वर्जन अलग आता है, क्लाइंट वर्जन अलग आता है। माईएसक्यूएल सर्वर वर्जन उसमें माईएसक्यूएल सर्वर होता है, और जो नॉर्मली होता है उसको हम जो क्लाइंट वर्जन होता है उसको नॉर्मली हम माईएसक्यूएल कहते हैं। हम लोगों को क्लाइंट वर्जन यूज़ करना है, कोई सर्वर वर्जन का यूज़ नहीं करना है, और उसी के थ्रू हम लोग को सारी चीज़ें करानी होती है। मेन इसकी कुछ जो फीचर्स होते हैं वो ये होते हैं कि सबसे मेन बात है स्पीड। इसके कुछ फीचर्स हैं, स्पीड है, ईज़ ऑफ यूज़ है, कॉस्ट है, ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। देखो कुछ इसके कॉमन यूज़ हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, उनको बारी बारी से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ कॉमन टाइप के हैं, और भी हैं, सारे तो सारे नहीं उतने इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट टाइप के हैं वो थोड़े से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आती है स्पीड। इट इज़ द सर्वर हार्डवेयर इन ऑप्टिमल एंड माईएसक्यूएल रन वेरी फास्ट। इट सपोर्ट क्लस्टर सर्वर्स फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, ये तो होगा डेफिनेशन। मतलब इसकी स्पीड इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये पार्ट वाइज काम करता है। इसको हम अलग अलग मशीन पर अलग अलग तरीके से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे एक मेन सर्वर पे इंस्टॉल करके इसको हमको चलाना है। हम अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके से इंस्टॉल करके भी इसको चला सकते हैं। तो क्लस्टर लेवल मतलब कि ये पार्ट्स में, मतलब इसको अगर हम एक एक छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके भी चलाएँ तो भी ये ईजिली चल जाता है। और हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर जो कॉस्ट आती है बहुत मिनिमम होती है। जैसे ओरेकल या माईएसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर मैंने एक बार इंस्टॉल किया था। वो उस समय तो रैम जो होती थी 256 MB और 512 MB रैम ही होती थी। ये जीबीज़ में रैम नहीं आती थी। ये काफ़ी साल पहले की बात है, 2006-7 की बात है। ठीक है, 2007-8 की बात है। तो उस समय जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप होते थे उनमें जीबी में रैम नहीं, MB में रैम हुआ करती थी। तो वो 256 MB पे वो इंस्टॉल ही नहीं होता था, और अगर इंस्टॉल हो भी जाता था तो चलता नहीं था सही से। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी उस टाइम पे कि वो हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन माईएसक्यूएल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल अगर बहुत कम पावर का भी रैम और हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क है, तो भी ये रन कर जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, और वो सब जीबीज़ में स्पेस लेते थे। डीवीडी आती थी और डीवीडी के थ्रू इंस्टॉल होते थे। ये तो आपके कुछ MB का ही होता है, 100 MB 200 MB से ज़्यादा का नहीं होता है, और इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसमें हमारी स्पीड वाला बहुत एक रोल हो जाता है कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ईज़ ऑफ यूज़ का क्या मतलब है? MySQL is a high performance, relatively simple database system. From the beginning, MySQL has typically been configured, monitored and managed by the command line. Overhand several SQL graphics interface are also available. कह रहा है कि ये ईज़ ऑफ यूज़ क्या है कि ये स्टार्टिंग में तो जो MySQL आता है, अब तो खैर MySQL के ग्राफिकल वर्जन भी आते हैं, लेकिन आपको ग्राफिकल वर्जन नहीं यूज़ करने, आपको तो कमांड लाइन का यूज़ करने का मतलब है यहाँ पर जो भी होगा ब्लैक स्क्रीन पे होगा, ब्लैक कलर की स्क्रीन पे होगी। उसी में आपकी कमांड्स होंगी वो टाइप की जाएंगी, और फिर उन कमांड्स के थ्रू जो भी काम होंगे, जो टेबल बनेंगी वो दिखाई देंगी। लेकिन इनके ऐसे भी वर्जन आते हैं जो मतलब हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब कि वो ग्राफिक्स के फॉर्म में सारी चीज़ें दिखाई देती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो अभी हम लोग यूज़ करेंगे वो कमांड लाइन वाला होगा, मतलब वो ब्लैक स्क्रीन पे सब कुछ यूज़ होगा। तो ये यूज़ करने में भी बहुत ईजी होता है, यूज़ भी इसको इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। और इनके इनके अलग अलग जो वर्जन आते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, उनको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर आते हैं उन पे ये हो जाता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो क्या बता दें। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो उनका हार्डवेयर पार्ट है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि मान लो आज के टाइम पे 1 GB रैम है और 250 GB हार्ड डिस्क है, तो इस पर भी ये ईजिली रन कर जाता है, बिना उसके नहीं होता है, ठीक है। तो कोई बहुत दिक्कत नहीं क्रिएट करता है, ईजिली रन कर जाता है। फिर कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब एक तो ये इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसको हम चलाने के लिए, MySQL को चलाने के लिए हमको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, नेट से आप डाउनलोड करके इसको अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे चला सकते हो। और ओपन सोर्स होने का मतलब ये है कि इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। हम का मतलब आप और हम नहीं कर पाएंगे। जो लोग जिनकी इन पे एक्सपर्टीज़ होती है बहुत ज़्यादा, वो लोग इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में कुछ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें ये होता है कि आप उनके मेन कोड में चेंजेस कर सकते हो, वो कोई भी यूज़र अपने हिसाब से उसमें चेंज कर देता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और ओपन सोर्स भी है, दोनों चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट की बहुत। और ये किसी भी चाहे वो मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, कई सारी लैंग्वेजेस के साथ भी, पाइथन के साथ तो ये इजीली कम्युनिकेट कर लेता है, जुड़ जाता है। आगे चल के चैप्टर में आप पढ़ोगे ही, और भी लैंग्वेजेस के साथ ये इजीली वर्क कर सकता है, तो वो दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये कॉस्ट भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि इसमें पैसे हमें नहीं खर्च करने पड़ते। लेकिन बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जहाँ जो पैसे जो खरीद कर ही आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट की जो हमारा ये MySQL है ना, इसमें SQL लगा ही हुआ है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका फीचर है, ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमको समझना आसान होता है। अगर SQL हमें आएगी तो हम MySQL को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें MySQL यूज़ जब करना बताएंगे तो उसमें कौन सी कमांड कैसे कैसे यूज़ होती है वो सब बताएं। कमांड्स तो आपको पहले थ्योरी में बताई जाएंगी कि ये कमांड का ये वो काम है, इस कमांड का वो काम है। कमांड्स की भी अपनी कैटेगरी है, जिसको किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उन कमांड्स को जब हम यूज़ करेंगे MySQL में, तो ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी कि वो क्या हैं और किस लिए यूज़ की जाती हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि इसको हम इजीली किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इसलिए ये पोर्टेबल है। बहुत ज़्यादा CPU हाई क्वालिटी का नहीं होता है और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो पोर्टेबल का मतलब यहाँ ये ऐसा नहीं इसको हम कहीं उठा के ले जा सकते हैं। उठा के ले जाने से मतलब नहीं है पोर्टेबल का मतलब ये है कि ये ईजिली इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करता है, ज़्यादा आपको उसको इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि जब भी आप इजीली ये इंस्टॉल हो जाता है तो थोड़ा सा आसानी रहती है। लास्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट नहीं, पॉइंट तो इसमें बहुत सारे हैं। डेटा टाइप्स है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी ऑफ लिमिट है, कनेक्टिविटी है, लोकलाइजेशन है, क्लाइंट्स टूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिक्योरिटी। MySQL ऑफर अ प्रिविलेज एंड पासवर्ड सिस्टम दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड सिक्योर एंड अलाउड होस्ट बेस्ड वेरिफिकेशन। पासवर्ड्स आर सिक्योर बिकॉज ऑल पासवर्ड ट्रैफिक इज इनक्रिप्टेड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अ सर्वर। अगर हम इसको सर्वर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो भी वहाँ पासवर्ड का यूज़ होता है, और बिना पासवर्ड के हम इसे नहीं यूज़ कर सकते। और यहाँ जब आप लोग भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी पासवर्ड होता है, ठीक है। एक कॉमन सा पासवर्ड होता है इसमें, अगर हम नॉर्मली यूज़ करेंगे, लेकिन पासवर्ड हम चेंज करके अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो उस पासवर्ड के साथ ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे ओपन कर लेगा। अगर आप पासवर्ड डालोगे तभी वो चीज़ ओपन होगी और तभी ये रन करेगा। ऐसे नहीं कोई भी थर्ड पर्सन आकर अगर आपके कंप्यूटर ओपन कर भी लेगा तो भी वो आपके डेटाबेस को नहीं चेक कर सकता, क्योंकि उसमें पासवर्ड पड़ा होता है। तो ये सिक्योरिटी भी इसका बहुत बड़ा इशू, मतलब एक क्वालिटी है, जिसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होने की वजह से इसकी डेटाबेस को कोई भी ऐसे एक्सेस नहीं कर पाता है। ये तो मतलब जो हम लोग सिस्टम पे यूज़ करेंगे वो तो है ही, लेकिन जो सर्वर के पे यूज़ होते हैं उनमें भी पासवर्ड का सिस्टम चलता है। तो उसमें भी वो पासवर्ड सर्वर के थ्रू जनरेट होते हैं और फिर वो सर्वर पे सेव होते हैं। तो जब हम पासवर्ड एंटर करेंगे तभी वो ओपन हो पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी एंड लिमिट
जो पॉइंट इसका है वो है कि MySQL कैन हैंडल लार्ज डेटा, सम रियल लाइफ MySQL डेटाबेस कंटेन 50 मिलियन रिकॉर्ड्स। 50 मिलियन रिकॉर्ड्स तक होते हैं, 50 मिलियन 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख का, तो सोचो 50 मिलियन रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको ये कर सकता है। और 60,000 टेबल्स इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी मतलब इसकी रेंज है, इसमें काफ़ी सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। 50 मिलियन रिकॉर्ड बहुत बड़ी चीज़ हुई। 50 मिलियन मतलब 50 मिलियन रोज़, एक 1 मिलियन आपका 10 लाख का होता है, तो 5 करोड़ हो गया। 5 करोड़ रोज़ इसमें इंटर की जा सकती है। मैंने आपसे पहले भी बताया था इसमें करोड़ों में डेटा इंटर हो सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ठीक है, जो MS एक्सेस होता है उसमें लैक्स में होता है, लेकिन इसमें करोड़ों में हम डेटा करोड़ों रोज़ का डेटा रख सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा इतना डेटा रखने की ज़रूरत क्या है? होता है, अगर कोई बैंक है, कोई भी बैंक ले लो, उनमें करोड़ों में कस्टमर होंगे। SBI है, PNB जैसे बैंक है, उनके कस्टमर करोड़ों में होंगे, 10, 20, 50 करोड़ कस्टमर होंगे उनके। तो ऐसे केसेस में इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है, रखी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहने के लिए बना हुआ है। BSNL जैसा मोबाइल कंपनी है, तो क्या उनके करोड़ों यूज़र नहीं होंगे? 20-30 करोड़ यूज़र तो होंगे। इसी तरह जियो है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब डेटाबेस का यूज़ करते हैं। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को पहले के वीडियोज़ में कि इन सब में डेटाबेस का यूज़ होता है, और उन डेटाबेस में इतने करोड़ यूज़र्स का डेटा सेव करके रखना पड़ता है, तो वो एक बड़ा टास्क होता है। तो ये स्केलेबिलिटी एंड लिमिट जो है, ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे और भी इसमें उसके हैं कि कनेक्टिविटी भी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्लाइंट्स कैन कनेक्ट टू MySQL सर्वर यूजिंग सेवरल प्रोटोकॉल्स की। MySQL सर्वर को जब हम यूज़ करते हैं तो क्लाइंट जो होती है वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करके उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कनेक्शन भी इसमें ईजिली हो जाता है, बहुत दिक्कतें नहीं करता है, ये ईजिली ही कनेक्ट हो जाते हैं जो भी यूज़र हैं में उससे सर्वर से, क्योंकि सर्वर पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अभी तो जो आप लोग सीखोगे या जानोगे वो तो आपको अपने सिस्टम पे आप इंस्टॉल करके सीख लोगे, लेकिन जब बड़े उसमें जब कहीं इस पे काम करना आएगा या इस तरह की चीज़ आप करेंगे, आगे चल के सीखेंगे, और तो उसमें वहाँ पर वो सर्वर के थ्रू सिखाया जाएगा। यहाँ तो इसमें सर्वर का यूज़ नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। स्कूल के लेवल के पे सर्वर का यूज़ करवा पाना पॉसिबल नहीं है, और वो आप कर भी नहीं पाओगे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो यहाँ पे तो सिंगल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके चलता है, लेकिन सर्वर वाले केस में भी ये अच्छा काम करता है। ठीक है, तो सर्वर से वो सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्ट होकर इसको यूज़ करते हैं, तो उसमें आसानी रहती है। मतलब कई सारे लोग एक साथ भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो ये था थोड़ा बहुत आपको SQL और MySQL के बारे में एक थोड़ा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन था। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।